मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 के लिए कितने प्रश्न करो, ये जो खंड काव्य है उसकी भाषा पर आज हम अपनी बात रखना चाहते हैं। खंड काव्य के जो निर्धारित तत्व होते हैं उसमें कथा वस्तु होती है, पात्र होते हैं, चरित्र चित्रण होता है, भाषा होती है, शैली होती है, उसका उद्देश्य होता है और फिर अंत में शीर्षक। इन तत्वों की बुनियाद पर आधारित कोई भी खंड काव्य या महाकाव्य लिखा जाता है तो यहाँ हम इस खंड काव्य की भाषा किस प्रकार से है इस पर अपनी बात रखना चाहते हैं। मूलतः यह खंड काव्य जो है यह स्मरण शैली में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ जो पात्र हमें नजर आते हैं वह पात्र केवल स्मृतियों के माध्यम से नजर आते हैं। कोई भी पात्र साक्षात सामने नहीं आता और न अपनी बात रखता है। तो इस प्रकार से जब हम भाषा के संदर्भ में अपनी बात करना चाहते हैं, भाषा में मूलतः 4 हिस्से होते हैं। पहला वर्ग होता है तत्सम शब्दों का, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज और चौथा होता है विदेशी। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में या किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। दूसरा जो प्रकार होता है तद्भव, यानी मूल संस्कृत से निकले हुए शब्द थोड़ी सी एक विकृति लेकर आते हैं और फिर वह शब्द जो है वह रचनाकार अपने काव्य में प्रयुक्त करता है, वो तद्भव शब्द होते हैं। फिर देशज यानी देशी शब्द, कि जिन शब्दों की उत्पत्ति किस कारण हुई है या किस प्रकार से हुई है इस पर कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के तौर पर हम कुछ बात यहाँ रखना चाहते हैं। संस्कृत का दुग्ध ये जो शब्द है ये हिंदी में मराठी में दूध इस नाम से प्रयुक्त होता है। देशज शब्द जो होते हैं उनकी उत्पत्ति नहीं बताई जा सकती। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, कचरा जो हिंदी में भी प्रयुक्त होता है। अब कचरा शब्द कैसे निर्माण हुआ या कचरा शब्द की उत्पत्ति क्या है इस पर कोई भी बात नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से देशज शब्द आते हैं और चौथे होते हैं वो विदेशी। जैसे हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्द आते हैं, उर्दू आते हैं, फारसी आते हैं। विदेशी किसी भी भाषा के शब्द जो भारतीय भाषा के नहीं है वो सारे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब याद रहे कि ममता कालिया ने जो यह खंड काव्य लिखा है यह रामायण के समय पर आधारित है और रामायण के कालखंड में केवल संस्कृत ही प्रचलित थी। इसलिए उन्होंने जब हिंदी में यह खंड काव्य लिखा उस समय तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। यहाँ जो भाषा का प्रयोग हुआ है छोटे छोटे मात्रिक छंदों के माध्यम से ममता जी ने जो है वो अपनी बात रखी है। इतिवृत्तात्मक शैली यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आती। 4-4 पंक्तियों का छंद लेकर, उसे हम चौपाई नहीं कहेंगे लेकिन यह 4 पंक्तियों का छंद है, मात्रिक छंद है और इसके द्वारा उन्होंने जो है वह अपनी बात रखी है। भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मात्रिक छंद जो होता है या लघु शैली में लिखना बहुत मुश्किल होता है। लंबे चौड़े वाक्य लिखना या लंबे चौड़े गीत की पंक्तियां रखना ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन ममता जी ने यहाँ जो शब्द या यहाँ जो पद प्रचलित किए हैं वो सारे लघु मात्रिक शैली में लिखे हैं और इन्हीं छंदों के द्वारा सीता अपनी बात रखती है, राम अपनी बात रखते हैं, हनुमान अपनी बात रखते हैं, यहाँ तक कि वाल्मीकि, लव कुश सभी लोग जो है वो अपने अपने बात इस मात्रिक छंद के माध्यम से रखते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि यह काव्य जो है इसका देश काल वातावरण जो है वो रामायण कालीन है।
यानी रामकथा के समय विदेशी शब्द नहीं थे। अगर देखा जाए गौर से तो यह संपूर्ण काव्य जो है यह तत्सम शब्दों का ही इसमें अधिक प्रयोग हुआ है। यानी संस्कृत से सीधे वो शब्द जो है वह रचनाकारों ने यहाँ प्रयुक्त किए हैं। कुछ स्थानों पर तद्भव शब्द का भी प्रयोग हुआ है, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तद्भव शब्द बहुत कम है। यह खंड काव्य पढ़ते समय कभी कभी तो लगता है कि सारे के सारे जो पद्यांश है वह संस्कृत से उठाया है और केवल क्रिया को पूर्ण करने के लिए उन्होंने जो है वह हिंदी का प्रयोग किया है। कई जगह पर हमको यह दिखाई देता है और इस प्रकार से इसकी भाषा शैली जो है वो हमें नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस खंड काव्य की जैसे तत्सम शब्दों की बहुतायत होने के बावजूद भी इस खंड काव्य में हमको कहीं मुश्किल या कठिनाई प्रतीत नहीं होती समझने के लिए। सारे शब्द बिल्कुल आसानी से समझ में आते हैं और यही वजह है कि यह खंड काव्य जो है शुरुआत से यानी आदि से लेकर अंत तक जो है वो जिस आदमी को हिंदी भाषा का साधारण ज्ञान है उसी आदमी को भी ये सारी बातें समझ में आती है और इसमें रचनाकार को क्या कहना है इसको भी जो है वह स्पष्ट होता है। तो तत्सम शब्दों की बहुतायत, जरूरत के अनुसार तद्भव शब्दों का प्रयोग और कहीं पर इक्का दुक्का स्थान पर उन्होंने देशज शब्दों का प्रयोग किया है या देशी शब्दों का प्रयोग किया है। आज देशीवाद जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर उसकी चर्चा चलती है, लेकिन ममता जी पर यह बंधन रहा कि रामायण राम कथा का एक अंश उनको प्रस्तुत करना है, तो वहां विदेशी शब्द या अंग्रेजी शब्द, उर्दू, अरबी, फारसी, पुर्तगाली ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अगर वो खंड काव्य लिखती तो वो निश्चित ही हास्यास्पद होता। इसलिए ममता जी ने जो है वो यहाँ तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया है और इस भाषा को जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब आधुनिक कविता की और एक विशेषता है कि आधुनिक कविता में जो है हमको दुर्बोधता कहीं ज्यादा नजर आती है, लेकिन इस खंड काव्य में हमें कहीं भी दुर्बोधता नजर नहीं आती। आमतौर पर एक गलतफहमी है कि जो रचनाकार दुर्बोध शब्दों का अधिक प्रयोग करता है वो बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है और समीक्षक भी उसे विद्वान मानते हैं, लेकिन यहाँ इस खंड काव्य में इसका कहीं भी हमको आभास नहीं मिलता। अपितु इसकी जो भाषा है वह बिल्कुल आसान, सबको समझ में आएगी, इस प्रकार से भाषा का प्रयोग जो है वह ममता जी ने किया है। अंत में हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि ममता जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह भाषा वर्तमान संदर्भ में जो हिंदी भाषा को साधारण रूप से भी जानता है उसकी भी समझ में आने वाली यहाँ बात है और भाषा की शैली में जो है वो निश्चित ही ममता जी को सफलता मिली है। ऐसा मानते हुए हम यहाँ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद।